नो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि कार्य क्या होता है, उसके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी ना। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा, कि ऊर्जा क्या होती है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि ऊर्जा हम किसे कहते हैं, कि किसी भी कर्ता की, यानी जो कार्य करने वाला है उस कर्ता की कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कर्ता यहाँ पर काम करने वाला, यानी कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है जो कार्य कर रही है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी कर्ता की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। काफ़ी ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं ना। ये है सभी ऊर्जा के प्रकार। यहाँ पर हम सिर्फ एक ऊर्जा पढ़ेंगे, वो है यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है ना। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है। गतिज ऊर्जा नाम से अगर हम पढ़े तो जो गति के कारण होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। नॉर्मली डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा की ना। देखिए गतिज ऊर्जा कैसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में आने के लिए या विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा। और या फिर किसी पिंड की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है वो पिंड की क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ देखिए किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए, यानी कोई भी वस्तु है वो गतिशील है और उस गतिशील वस्तु को जब विराम अवस्था में लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य किया जाता है और वही कार्य क्या कहलाता है, उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। या फिर ये मैंने आपको भी बताई थी, किसी पिंड की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए जो बल कार्य द्वारा कार्य किया जाता है, बाह्य बल बोलते हैं जिसे, वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चलती हुई गाड़ी, अगर कोई गाड़ी चलती है और अब आपको उसे विराम अवस्था में लाना है तो विराम अवस्था में लाने के लिए आप उस पर क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाया है हमने, वो क्या है, उस पर वो बल कार्य करना है, क्योंकि हमने वहां नीचे एक्सीलेटर लगाकर, पैर लगाकर उस पर क्या लगाया, हमने ब्रेक लगाया है। तो वो गाड़ी किस में आ गई है, विराम अवस्था में। तो यानी हमें उसमें कार्य करना पड़ा उसको, गाड़ी को रोकने के लिए। ये तो नहीं कि गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है और वो अपने आप रुक जाती है। उस गाड़ी को रोकने के लिए हमने क्या किया, उस पर ब्रेक लगाया, यानी बल का कार्य किया है। वो बल कौन सा है, बाह्य बल है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल है चलती हुई गाड़ी। तो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है चलती हुई गाड़ी, क्योंकि हम चलती हुई गाड़ी को विराम अवस्था में लाने के लिए उससे ब्रेक लगाते हैं, जो कि ये ब्रेक लगाया यानी वो बाह्य बल है जिसके कारण गाड़ी रुकी है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2mv², जहां m द्रव्यमान होता है और v क्या होता है, वेग होता है। क्लियर है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी वस्तु को जो उसकी वर्तमान स्थिति है, जिस पोजीशन में है, उस वर्तमान स्थिति से किसी मानक स्थिति में यानी किसी दूसरी स्टैंडर्ड कंडीशन में लाने के लिए जो बल कार्य करता है वो बल क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। या फिर कि किसी कण की या किसी भी पिंड की स्वयं की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए किसी भी वस्तु को उसकी वर्तमान स्थिति से मानक स्थिति में लाने के लिए बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। यही हो गया। तो वर्तमान स्थिति से मानक स्थिति में आने के लिए जो कार्य बल कार्य करेगा वो क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। या फिर किसी कण की स्वयं की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल है किसी ऊंचाई पर एकत्रित किए गए जल को पृथ्वी की धरातल में गिरने पर जो कार्य करना पड़ता है। कोई जल है वो कहाँ पर है, ऊंचाई पर स्थित है और उसे पृथ्वी की धरातल पर, यानी ऊंचाई से उसे धरातल पे लाना है। वर्तमान स्थिति ऊंचाई पे है तो मानक स्थिति क्या है, धरातल पे है। तो उसका भार, अब मान लिया कि जो भी जल उसका भार कितना है, W है, और पृथ्वी की धरातल से उसकी ऊंचाई क्या है, H है। तो उसको धरातल पर आने के लिए कितना बल कार्य करना पड़ेगा, WH, जहां W उसका भार है और H उसकी धरातल से ऊंचाई है।
क्लियर है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, जहां mg उसका भार होता है और h उसकी ऊंचाई होती है। क्लियर है। तो ये थी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, याद रखना क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी पे हैं। अब है हमारा मेन टॉपिक कार्य ऊर्जा समीकरण, जिसे गतिज ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। 3 नाम से डिफाइन है, कार्य ऊर्जा समीकरण या फिर गतिज ऊर्जा सिद्धांत या फिर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। एक कण चिकने से समतल वक्र पर दिए हुए संरक्षी बलों के प्रभाव से गतिमान है। देखो संरक्षी बल है, वो संरक्षी बल हम किसे कहते हैं कि भाई जो कण पर बाह्य बल कार्य करता है वो संरक्षी बल कहलाता है। क्लियर है कि किसी भी कण पर जो बाह्य बल कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है, बल संरक्षी बल कहलाता है। ऊर्जा के नियम से इसकी गति का वर्णन करना और साथ में ये भी सिद्ध करना कि गति में इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर है। कार्य ऊर्जा समीकरण स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक कण चिकने से समतल वक्र पर दिए हुए संरक्षी बलों के प्रभाव से गति, यानी एक कण है वो किसी चिकने तल पर या चिकने तल पर विद्यमान है और वो किसी समतल वक्र में गति कर रहा है और वो गति भी किसके प्रभाव से कर रहा है, संरक्षी बल पर, यानी उस कण पर बाह्य बल कार्य कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमें ऊर्जा के तो नियम से इसकी गति निकालनी है कि उसकी गति क्या होगी और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि उस गति में जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है वो क्या होता है, अचर होता है। क्लियर है। संरक्षी बल होता है कण पर कार्य, बाह्य जो बल कार्य करता है उसे संरक्षी बल कहते हैं। ना देखिए इसका प्रूफ मैं आपको पहले तो ये डायग्राम समझा देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे फिर भी समझ में प्रॉब्लम हो। क्लियर है ये चीज। देखिए यहाँ पे ना, ये तो हो गए हमारे मेन। क्लियर है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया है बिंदु ओ। क्लियर है ना। यहाँ से ये एक रेखा है, यहाँ पर मैं वापस से एक एक्सिस और डिफाइन कर रही हूँ, ये दोनों वापस से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है ये चीज ना। यहाँ ये एंगल भी डिफाइन होंगे हमारे, ये भी कोऑर्डिनेट हो गए ना। यहाँ तो ये अभिलंबिक त्वरण डिफाइन, अभी रुक जाओ मैं पहले आपको कंप्लीट करा दी। ये है मेरा वक्र जो इस बिंदु को टच होकर आ रही, जो ये बिंदु है ये बिंदु P है, x जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर है ये चीज ना। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पर ना, ये तो हो गया मेरा v² अपॉन में रो, जो क्या होती है अभिलंबिक त्वरण होता है और यहाँ m क्या शो कर रहा है, इसके द्रव्यमान को शो करेगा जो कण है। क्लियर है ये चीज ना। ये हो गया है v dv ओवर dx स्पर्श रेखीय त्वरण, यहाँ पर जो m है वो भी किसको शो करेगा, कण के द्रव्यमान को शो करेगा। ये बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या x और y, और इस बिंदु P पर जो कण का वेग है वो क्या है, v है। ये किसी समय t पर कण की स्थिति को शो करेगा। क्लियर है। यहाँ पर है ये बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नोट और y नोट, और m द्रव्यमान का कण स्टार्टिंग में यहीं पर स्थित है जिसका वेग है v नोट, और उसकी P से जो दूरी है वो क्या है, s है। क्लियर है ये चीज नाउ। ये जो एंगल डिफाइन हो रहा है साई, तो एंगल्स की प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल साई है तो ये भी एंगल क्या होगा, साई होगा। ये एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं 90 माइनस, ये एंगल कितना है 90 माइनस साई, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, ये एंगल साई है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस साई, और ये एंगल भी कितना होगा फिर 90 माइनस साई। क्लियर है ये चीज नाउ। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम बना रहे हैं तो ये क्या होगा का एंगल एक्स साइन, अगर इसे शो भी नहीं करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स साइन 90 माइनस साई, और ये हो गया वाई कोस 90 माइनस साई। ये एक्स अक्ष का अनुदिश और ये वाई अक्ष का अनुदिश। इसी तरीके से इसे एक्स अक्ष का अनुदिश शो करोगे तो ये हो गया एक्स कोस 90 माइनस साई, और इधर की तरफ अगर इसे मैं, यहाँ पर ये वाई है, इधर की तरफ अगर शो करूंगी तो ये साइन का डिफाइन करेगा कि वाई साइन 90 माइनस साइन। क्लियर है। आगे आपको ये डायग्राम समझ में। अब इसकी बाकी हम थ्योरी से करेंगे कि थ्योरी क्या होती है, ये तो मैंने आपको उसे समझाने के लिए था कि डायग्राम क्या होगा, किस तरीके से बनेगा। अब डायग्राम की जो थ्योरी है उसे देखिए। माना एक m द्रव्यमान का कण चिकने समतल से स्थायी बिंदु A जिसके कोने x नोट और y नोट है, स्थायी बिंदु A से v नोट वेग के साथ वक्र के अनुदिश गतिमान है।
यानी हमारा एक कण है और उसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो m द्रव्यमान का कण एक चिकने समतल पर, ठीक है, किस बिंदु, स्थिर बिंदु a, स्थिर बिंदु a जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x नोट और y नोट है, और ये m द्रव्यमान का कण स्टार्टिंग में इस स्थिर बिंदु पर स्थित है, जो v नोट वेग से इस समतल पर क्या करेगा, गति करेगा। क्लियर है। तो एक m द्रव्यमान का कण इस चिकने समतल के स्थिर बिंदु a से, जिसके कोण x नोट और y नोट है, v नोट वेग के साथ में वक्र के अनुदिश गतिमान है। माना किसी समय t पर कण बिंदु p ऑफ x y पर स्थित है, जहां इसका वेग v है। मान लिया कि समय t पर जो मेरा कण है वो किस पे स्थित है, इस बिंदु p पर स्थित है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या x और y है, और इस बिंदु p पर कण का वेग क्या है, v है। क्लियर ये चीज ना। तथा बिंदु P पर बाह्य बल का वियोजित भाग x तथा y दिशा में क्रमशः OX तथा OY में कण पर लागू। इस बिंदु जो P पर है बाह्य, अब क्योंकि ये तो बाह्य बल संक्षिप्त बल लग रहा है, तो यानी कण पर क्या लगेगा, बाह्य बल। t समय पर जो मेरा कण है वो इस बिंदु P पर स्थित है, तो इस बिंदु P पर जो बाह्य बल लगेगा वो x और y की दिशा में क्या है, OX और OY की तरह क्या होगा, कण पर लागू होगा। आगे बात समझ में। इस बिंदु P पर कण का बाह्य जो बल लगेगा वो x और y दिशा में, अगर O बिंदु यहीं पे डिफाइन, x और y दिशा में क्या होगा, OX और OY में क्या होगा, कण पर लागू होगा। क्लियर है नाउ। अब इस बिंदु P पर कण की स्पर्शरेखीय गति का समीकरण क्या होगा। आपको मैंने स्पर्शरेखीय त्वरण पढ़ाया था, अभिलंबिक भी त्वरण पढ़ा था, या अभिलंबिक त्वरण तो यूज में नहीं लेंगे, सिर्फ स्पर्शरेखीय त्वरण यूज में आएगा। और स्पर्शरेखीय त्वरण हमने पढ़ा था कि अनुदिश गति वेग में परिवर्तन, ये डिफाइन किया था। तो उसी डेफिनेशन से इस के गति का समीकरण क्या होगा, एम वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश हो रहा है, एंगल डिफाइन होंगे कोस और साइन, एक्स कोस साई प्लस में वाई साइन वाई। ये मैंने आपको स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण वहां पे फाइंड करवाए थे, वहां का डेरिवेशन आप चेक कर लेना। तो यहाँ से जब आप कर्व डिफाइन करोगे, अनुदिश में, लंबवत नहीं है, अनुदिश है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे आई है नाउ। तो एम वी डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू एक्स कोस साई प्लस वाई साइन साई, यही होगा। अब गणितीय अवकलन से देखिए, आपने एक ये तो पढ़ाई है कि dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, tan साई के, ये हमने पिछले में भी पढ़ लिया था। dy ओवर dx किसके बराबर है, tan साई के। अगर दूरी s है तो किस में डिफाइन होगी, ds में। तो इससे डिफाइन हो सकता है cos साई इज इक्वल टू dx ओवर ds और sin साई dy ओवर ds। तो यहाँ से देख लिया आपको dy ओवर dx क्या हो जाएगा, tan साई। तो गणितीय उस समीकरण में जब dy ओवर dx इज इक्वल टू tan साई है, तो वहां s क्या होती है, बिंदु दूरी होती है जो चाप के अवकलज को डिफाइन करता है। dx ओवर ds किसके बराबर होगा, cos साई के, और dy ओवर ds किसके बराबर होगा, sin साई के। क्लियर है ये चीज। पुट कर दीजिए cos साई तो क्या हो गया, dx ओवर ds, और sin साई क्या हो गया, dy ओवर ds। नाउ तो ये क्या मिल गया, एम वी डी वी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई। अब आप इसका समाकलन कीजिए, जैसे आप इसका समाकलन करोगे एक कांस्टेंट आता है, वो आ गया हमारा कांस्टेंट सी। क्लियर है। v के रिस्पेक्ट करना तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू यानी 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, याद ध्यान रखना ये कैपिटल x और y है, और ये dx और dy, स्मॉल dx और dy है, तो आप इसका समाकलन नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, ये समाकलन कांस्टेंट है। अब हम मान रहे हैं कि जो ये मेरा वैल्यूज है x dx प्लस वाई डी, इसका संपूर्ण अवकलज, क्लियर है, संपूर्ण अवकलज क्या है, डी फाई है, या फिर फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। क्यों, कैसे है, मैंने फाई को x और y का फंक्शन डिफाइन कर दिया है। क्लियर है। फाई मेरा x और y का फंक्शन है। अगर मैं इसका आंशिक अवकलन करती हूँ तो इसका आंशिक अवकलन क्या होगा, डेल फाई ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल y इंटू डी वाई। अगर मैं इसे डेल फाई ओवर डेल x को क्या मान लेती हूँ, कैपिटल X, और डेल फाई ओवर डेल y को मान लेती हूँ कैपिटल Y, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x dx प्लस y dy, ये मिल रही है, हो गया डिफाइन। क्लियर है ये चीज। तो यानी x dx प्लस y dy का संपूर्ण अवकलज क्या हो गया, डी फाई, और सॉरी ये डी फाई के बराबर होगा। देखिए तो आपका ये आ गया डी फाई किसके बराबर हो गया, x dx प्लस y dy, क्योंकि इन आंशिक अवकलन करना है।
आ गया। तो x dx प्लस वाई डी वाई का संपूर्ण अवकलज क्या है, डी फाई या फिर फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ये हो गया इसका, क्लियर है। और आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा था। तो यानी x dx प्लस वाई डी वाई किसके बराबर हो गया, डी फाई के। समीकरण 2 में ये मान रख दीजिए। जैसे समीकरण 2 में मान रखोगे 1/2 mv स्क्वायर डी फाई प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इसका समाकलन क्या हो गया, फाई। और चूंकि फाई एक्स और वाई का फलन है तो इसको आप किस में डिफाइन करोगे, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है। नाउ अब इस c की वैल्यू चाहिए तो स्टार्टिंग मेरे जो प्रारंभिक कण की जो प्रारंभिक स्थिति है वो किस पर है, बिंदु a पर स्थित है, जहां x बराबर तो क्या है x नोट, y बराबर क्या है y नोट, और स्टार्टिंग का वेग v बराबर क्या है v नोट है, क्योंकि बिंदु p पर तो डिफाइन कर दिया है। तो प्रारंभिक बिंदु a पर x इज इक्वल टू एक्स नोट, y इज इक्वल टू वाई नोट और v इज इक्वल टू वी नोट। समीकरण 3 में पुट कीजिए, क्या हो गई 1/2 m v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू फाई इज फंक्शन ऑफ x नोट y नोट प्लस c। या तो यहाँ से c का मान निकाल के डायरेक्ट रख दीजिए, या 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएंगे c कैंसिल आउट। तो ये इक्वेशन होगी, 3 में से 4 को घटा दीजिए तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये होगी समीकरण 5। अब मैं ये प्रूफ करती हूँ कि जो मैंने x dx y प्लस वाई डी वाई डी फाई लिया है ये बिल्कुल सही है या नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज आई है। तो मैं इसे ये प्रूफ करती हूँ कि ये जो वैल्यूज डिफाइन की है मैंने ये सही है या फिर नहीं है। क्लियर है ये चीज। नाउ तो देखिए x dx तथा y dy क्या है, क्रम से x तथा y द्वारा किया गया कार्य है। जो x dx और y dy वो क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस के द्वारा किया गया कार्य है। ये dx है, ये dy है। dx x अक्ष के द्वारा किया गया कार्य है, dy y अक्ष के द्वारा किया गया कार्य, और ds जो उसमें इस डिफरेंशियल में चाप के अवकलज को शो करेगा। तो यानी x dx प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी फाई, ये क्या शो करता है, डीएस विस्थापन में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। यानी जब मेरे कण की स्थिति बिंदु ए से पी पर चेंज हुई है तो ए से पी के बीच की दूरी तो क्या थी हमारी, एस थी। क्लियर है, एस थी बिंदु ए से पी की। तो जो इसमें विस्थापन हुआ है ए से पी में, स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो उस कंडीशन में उस पर क्या लगा है, बाह्य बल लगा है, और विस्थापन क्या हो गया, डीएस हो चुका है। क्लियर है ये चीज ना। तब इसी प्रकार बिंदु ए से पी तक कण के बाह्य बल द्वारा किया गया कुल कार्य, कि कण को बिंदु ए से पी पर जाने के लिए कि जो कार्य किया गया वो कुल कार्य कितना किया गया है, तो वो इंटीग्रेशन में शो होगा लिमिट के साथ। क्योंकि ए पर तो लिमिट क्या है, एक्स नोट और वाई नोट, और पी की लिमिट है एक्स और वाई। तो यानी मेरा एक्स नोट वाई नोट से लिमिट क्या होगी, एक्स वाई तक होगी। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नोट वाई नोट अप टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, जो क्या है डी फाई, और डी फाई क्या शो कर रहा है, डीएस विस्थापन में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। नाउ डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लिमिट पुट हो जाएगी एक्स नोट वाई नोट से एक्स वाई, लिमिट पुट कीजिए इस पे, तो इसकी लिमिट आपकी क्या हो गई, फाई ऑफ एक्स वाई माइनस फाई ऑफ एक्स नोट वाई नोट। यानी जो मैंने एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिफाइन किया था डी फाई, वो बिल्कुल सही था, और चूंकि लिमिट डिफाइन कर दी तो ये फाई ऑफ एक्स वाई माइनस फाई ऑफ एक्स नोट वाई नोट आ चुका है, जो ही मेरी क्या थी, समीकरण 5 थी। यानी ये जो समीकरण 5 में डी फाई से वेरीफाई करके जो मैंने पॉइंट डिफाइन किया था वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो समीकरण 5 और 6 से ये क्या बराबर हो, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी नोट स्क्वायर किसके बराबर हो गया, फाई ऑफ एक्स वाई माइनस फाई ऑफ एक्स नोट वाई नोट। ये तो क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि ये फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का है, चेंज हुआ है, तो ये तो हो गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और ये है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। यही समीकरण 7 क्या कहलाती है, कार्य ऊर्जा की समीकरण कहलाती है, और इसे गतिज ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। जो फाई है वो कार्य फलन कहलाता है, आगे बस में, और कण पर कार्यरत बाह्य बल संरक्षी बल कहलाता है। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गतिज ऊर्जा सिद्धांत या कार्य ऊर्जा समीकरण क्या होती है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, यही गति की समीकरण को डिफाइन करेगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी ना। अब उसका हमारा स्टेटमेंट 7 में क्या कह रहा था कि ये भी सिद्ध कीजिए कि गति में इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, अचर होता है। तो गतिज ऊर्जा तो है मेरे पास, मुझे क्योंकि गतिज ऊर्जा हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, वो कौन सी समीकरण में हमने फाइंड की थी, ये रही समीकरण 3 में। अब स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो हमने माना कण को बिंदु P
P से मानक स्थिति Q जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है में ले जाने के लिए बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या किसे कहते हैं कि कण को वर्तमान स्थिति से मानक स्थिति में जब लाते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा कण था वो ए स्थिति पे था, टी समय पर वो बिंदु पी पर पहुंच गया है। अब उसको मानक स्थिति तो कोई डिफाइन तो किएगी, हमने मान लिया कि उस कण की मानक स्थिति क्या है, क्यू है। तो कण को बिंदु पी से जिसके कोण एक्स वाई है, मानक स्थिति क्यू जिसके कोण x1 और y1 है, उसमें ले जाने के लिए जो बल द्वारा किया गया कार्य है, वो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया। तो अब स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई इसमें, क्योंकि बाह्य बल तो इसी पे कार्य कर रहा था, तो जो अब लिमिट शो होगी वो एक्स वाई से x1 y1, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई किसके बराबर है, डी फाई के। तो इंटीग्रेशन लिमिट एक्स वाई टू x1 y1, इसका समाकलन क्या होगा, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लिमिट पुट कर दीजिए तो फाई ऑफ x1 y1 माइनस फाई ऑफ एक्स वाई। समीकरण 3 से जो क्या थी, ये थी गतिज ऊर्जा की 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस सी। समीकरण 8 और 9 को जोड़िए, ठीक है। समीकरण 8 तो किसकी है, स्थितिज ऊर्जा है, समीकरण 9 क्या है, गतिज ऊर्जा है। RHS की जोड़िए, फाई ऑफ एक्स वाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा, फाई ऑफ x1 y1 प्लस सी। फाई ऑफ x1 y1 भी क्या है, कांस्टेंट है, सी भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कंप्लीट वैल्यूज क्या होगी, कांस्टेंट है। तो यानी गतिज ऊर्जा और गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, अचर होता है, और इसे ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है। तो ये थी आपकी ऊर्जा कि किसे ऊर्जा कहते हैं, किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है, समझ में नहीं आया, तो मुझे बता देना, मैं आपको रिपीट कर दूंगी। सिर्फ स्पर्श रेखीय गति का जो समीकरण लिखा है उसे पिछले एक्सरसाइज के डेरिवेशन में देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तब तक आप ये डेरिवेशन कंप्लीट क्लियर कर लेना।